अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज यकम नवंबर 2025 है, हफ्ते का दिन है। यकीन मानिए मेरा बिल्कुल भी वीलॉग करने का मूड नहीं था। उसकी वजह ये है कि मैं अपनी एक अलग रिसर्च में पड़ा हुआ था मुस्लिम हिस्ट्री के हवाले से। लेकिन फिर मैंने देखा कि मसलसल एक चैटर बड़ी शदीद किस्म की हो रही है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान में जो 10 साल का एक डिफेंस फ्रेमवर्क तय पाया है, जिसका ऐलान अब से 24 घंटे पहले अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस, जो अपने आप को सेक्रेटरी वॉर कहते हैं, पीट हेग्सेट ने भी किया, और हिंदुस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी किया। और उसके हवाले से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बहस हो रही थी। इनफैक्ट जब मैंने अपना पिछला वीलॉग किया उस वक्त ये वाकया, ये हादसा रूनुमा हो चुका हुआ था, लेकिन समहाउ और द अदर ये मेरी नज़र पे उस वक्त नहीं आया। हालांकि मेरी कोशिश ये होती है कि हर वीलॉग करने से पहले मैं थोड़ा सा एक इंडिया पाकिस्तान के हवाले से देख लूँ कि कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो नहीं है, लेकिन समहाउ और द अदर आई मिस्ड इट। लेकिन उस वीलॉग के ऊपर भी बहुत से कमेंट्स किए थे कि हिंदुस्तान और अमेरिका का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसकी पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हैं। अब हिंदुस्तान की तरफ से ज़ाहिर है इसको बहुत वेलकम किया गया, उनके सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद का मुज़ाहरा किया गया, बहुत उन्होंने समझा कि एक सिनर्जी डेवलप कर रही है, दिस इज़ द राइट वे टू डू, गेम चेंजर है अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान। और पाकिस्तान की साइड पे बड़ा कंसर्न था कि इस पे पाकिस्तान की सिचुएशन कैसे इफेक्ट होगी। बाज़ लोगों ने ऐसी ओपिनियन भी दी कि शायद अब पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ बहुत सख्ती से डील जो है वो नहीं कर सकेगा। तो नेचुरली आई वॉज इंट्रीग्ड और मेरे में बड़ी एक क्यूरोसिटी पैदा हुई। मेरा ख्याल था कि शायद मैं आधे घंटे घंटे में इस मामले को निपटा लूँगा। लेकिन जब एक दफ़ा मैंने उसे देखना शुरू किया, परखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो फिर मैं एक से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़, तीसरी से चौथी चीज़ की तरफ चला गया। और मैंने एक पूरा रिलेशनशिप जो है खंगालने की कोशिश की कि आखिर हिंदुस्तान का और अमेरिका की जो वो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक कमांड है, उसका रिलेशनशिप क्या है, उसे हम कैसे कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं पाकिस्तान का जो सेंट्रल कमांड के साथ, सेंटकॉम के साथ रिलेशनशिप है। इसमें मेरे यकीन मानिए 6, 7, 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे लग गए होंगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और लेकिन मेरी सिचुएशन आप सबके साथ उसी किस्म की है, उस हलवाई की, जिसके पास कोई शख्स आता है और उसे कहता है कि इसमें लड्डू, गुलाब जामुन, आड़ू पेड़े और सब चीज़ें मिक्स कर दो, इसमें से 4 आने की मुझे दे दो। तो मैं इसका एक बहुत ही मुख्तसर फाइन पॉइंट किस्म का एनालिसिस आपके सामने रखूँगा कि पाकिस्तान के लिए ये किस किस्म का चैलेंज जो है वो है। इसके अलावा भी मेरे सामने डेवलपमेंट्स हैं। जब हम देखते हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, जो रानी मरीम नवाज़ हैं पंजाब की, उनकी हुकूमत ने इमरान खान के मुकदमों के हवाले से इम्पोर्टेंट फ़ैसला किया है कि उनके मुकदमे जो हैं अब अडयाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए होंगे, यानी ज़ूम किस्म का ट्रायल जो है इमरान खान का होगा। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ़ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी के जो कैबिनेट मेंबर हैं, वो भी बड़ी असर्टिव पोज़ीशंस ले रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक सीज़ फायर को कंटिन्यू किया गया है इस्तांबुल के प्रोसेस पे, उसमें पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस का, डिफेंस मिनिस्टर का, मिनिस्ट्री डिफेंस का और सिक्योरिटी ज़राए ने बड़े सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं पाकिस्तान में। विज़ के 6 नवंबर तक ही है बस ये, और ये एक टेम्परेरी किस्म की सिचुएशन है। एट द सेम टाइम जिस चीज़ को मैं ज़रा क्विकली निपटा लूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ चलने से पहले, बाकी डेवलपमेंट की तरफ चलने से पहले, वो ख़ासी मज़क्का खेज़ किस्म की सूरत हाल है जो पाकिस्तान में इस वक़्त पैदा हो चुकी है, जब दानियाल साहब जो हैं, मेरा ख़्याल दानियाल ही नाम है उनका, जिन्होंने एयरवाई के एक प्रोग्राम के ऊपर बाकायदा अपना पूरा मनो-अन हाल बयान कर दिया कि कैसे पाकिस्तान की अफ़वाज जो हैं, वो बाकी मुस्लिम ममालिक की अफ़वाज के साथ मिलके हमास को, जो मुज़ाहमतकार हैं, जो रेज़िस्टेंस है पैलेस्टीनियंस की, उसे डिसआर्म करेंगे और अपना भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी डिबेट जो है, वो पाकिस्तान में शुरू हो गई कि ये किस किस्म की बात है कि पाकिस्तान ये काम करेगा। और वो डिबेट इस किस्म की थी कि उसमें डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जो वैसे कभी शर्माते नहीं हैं, कभी डिफेंसिव पे जाते नहीं हैं, वो भी खासे डिफेंसिव पे चले गए जब उन्होंने कहा कि ये दानियाल साहब की पता नहीं ज़ाती पोजीशन है, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं इसे सब्सक्राइब नहीं करता, मैं इससे एग्री नहीं करता, अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो मैं उसकी हमायत जो है वो नहीं कर सकता। इससे कम से कम मुझे ये समझ आती है कि ये जो क्वेश्चन है कि तुर्किश फ़ौज नहीं जा रही और पाकिस्तान की फ़ौज जा रही है, और इसराइल ये तवक्को करता है कि हमास को डिसआर्म करना है उस मुस्लिम फ़ौज ने आके, ये पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स के लिए ये ख़ासा मुश्किल किस्म का एक कठिन मसला होगा, एक मरहला होगा इसको एग्री करना। और शायद इस पे अभी भी कोई नज़र षानी कर, यानी इंटेंट तो उनकी है, वो जाना तो चाहते हैं, वो समझते हैं कि उन्हें मल्टी
डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस होंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन के हवाले से, एक राब्ते के हवाले से अमेरिका की और वेस्टर्न वर्ल्ड की और इसराइल की तायद हासिल करने के हवाले से पाकिस्तान के जो शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि उनके खदशात भी होंगे और इससे शायद वो अभी मज़ीद देख रहे हों, परख रहे हों। बहरहाल ये तो एक और डेवलपमेंट। अब आएँ सबसे पहले इस चीज़ की तरफ जो हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान में 10 साल का एक डिफेंस फ्रेमवर्क जो है वो तय पाया है, जिसके ऊपर मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 घंटे ज़ाया कर दिए हैं इसको देखने के लिए। इसका कॉन्टेक्स्ट अच्छा, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने भी इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया और इसके हवाले से सवाल जवाब जब हुए हैं और जो नए स्पोक्स पर्सन आए हैं, ताहिर अंदराबी साहब, मेरा ख्याल है उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड, हम इसको देख रहे हैं, अभी हमारा कोई हतमी पोजीशन नहीं है, लेकिन हमने इसको असेस करना है, एग्जामिन करना है इन टर्म्स ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। तो इस लेवल पे तो उन्होंने कमेंट किया है, लेकिन ये कुछ नहीं कहा कि इससे क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल दे दूं कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, ऑफिशियली तौर पे वो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, वैसे अपने आप को सेक्रेटरी वॉर कहते हैं, क्योंकि चंद दिन पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वॉर डिपार्टमेंट कर दिया है। तो वो तो अपने आप को ट्विटर हैंडल में सेक्रेटरी वॉर कहते हैं, लेकिन मैंने चेक किया कि कांग्रेस ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी। तो असल जो ऑफिशियल स्टेशनरी इशू होती है सेक्रेटरी डिफेंस की, वो सेक्रेटरी डिफेंस ही पीट हेड्स की पोजीशन है। उनकी जो मुलाकात हुई है, उन्होंने एक ट्रिप किया जिसमें वो पहले मेरा ख़्याल है जापान थे, उसके बाद मलेशिया पहुँचे। अमेरिका के सदर पहले मलेशिया में थे, फिर जापान पहुँचे, लेकिन ये उल्टा थोड़ा-सा रिवर्सल है इसमें। और इस ट्रिप में उनकी खाली हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से, राजनाथ सिंह से मुलाकात नहीं हुई, बल्कि जापान के डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, मलेशिया के डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, चीन के डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात कैम्बोडिया और थाईलैंड के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ भी हुई, आसियान के जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी हुई, और जो उनकी कोलालमपुर में मीटिंग थी वो वैसे भी आसियान के एडीडीएम प्लस उसको पल में कहा जाता है, यानी आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो ये वो इजलास था जिसकी साइड लाइंस में ये वहीं पर उनकी हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात। जिस तरह का एक एग्रीमेंट उनका हिंदुस्तान के साथ हुआ है, इससे मिलते-जुलते ये थोड़े से मुख्तलिफ किस्म की कमिटमेंट्स या एमओयूज़ उनके तकरीबन तमाम ही मुल्कों के साथ, हर मुल्क के साथ उनका कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ है। कहने में उन्होंने चीन के डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी अपनी मीटिंग को बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कहा है। ये और बात है कि उन्होंने कहा कि हमने चीन को खबरदार किया है, ताइवान के हवाले से हमारे कंसर्न्स हैं, हम एक रीजनल बैलेंस ऑफ पावर चाहते हैं, बैलेंस ऑफ फायर पावर चाहते हैं साउथ एशिया सी के अंदर, इस तरह की बातें, बाकी सब के बारे में कुछ ना कुछ एमओयू वगैरह उन्होंने साइन किया। तो खाली हिंदुस्तान के साथ उनकी प्रोग्रेस नहीं हुई, बाकी कंट्रीज़ के साथ भी उनकी प्रोग्रेस जो है वो हुई। अब हिंदुस्तान के एक सवाल ये भी उठता है कि हिंदुस्तान के साथ ये जो 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क जो जिसे नया कहा जा रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में बहुत एक्साइटमेंट पाई जाती है, हिंदुस्तान में बहुत कंसर्न पाया जाता है पाकिस्तान के हलकों में, ये एक नया एग्रीमेंट है, ये महज किसी पुरानी कमिटमेंट को रिन्यू किया गया है। ये सवाल इसलिए है कि जो चीन से रिलेटेड पब्लिकेशंस हैं, जैसे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है, उसने इसको लिखा है कि ये उनकी पिछली कमिटमेंट्स का रिन्यूअल है। बाकी सारा इंटरनेशनल मीडिया इसको एक नए एग्रीमेंट की शक्ल में देखता है। ये कन्फ्यूजन क्यों है? ये कन्फ्यूजन इसलिए है कि हाइड एक्ट से शुरू करके अगर आप 9/11 के आगे पीछे से शुरू करें, तो अब तक हिंदुस्तान ने दर्जन भर किस्म के एग्रीमेंट्स, एमओयूज़ जो है साइन कर रखे हैं अमेरिका के साथ, जिनका ताल्लुक जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन के साथ भी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ भी है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ भी उनकी होती हैं। क्वाड के प्लेटफ़ॉर्म के अंदर अमेरिका और हिंदुस्तान की बाकी मुल्कों के साथ तकरीबन 20 जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो 1 साल में रिकमेंडेड हैं। वो 20 पूरी होती हैं या नहीं होती, लेकिन ख़ासी एक्सरसाइजेज़ उनकी होती हैं। इसी तरह से जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन, एक्विजिशन जो है अटैक हेलीकॉप्टर्स की, सर्वेलेंस प्लेन सिस्टम्स की, तेजास के अंदर जो कंपोनेंट सिस्टम, बेतहाशा किस्म के एग्रीमेंट्स जो हैं उन्होंने साइन कर रखे हैं। तो फिर ये जो नया डिफेंस फ्रेमवर्क है, ये कैसे किसी, ये इसको नया ही टोटली कैसे कहा जा सकता है? अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस ने इसके बारे में जो एक मुख्तसर सा ट्वीट किया, पीट हेगसेथ ने, वो कहते हैं कि हमने अपनी सिनर्जी जो है उसको हम आगे लेके बढ़ रहे हैं, यानी हमारी जो कोऑर्डिनेशन है हम उसमें मजीद यहाँ पर इजाफा करेंगे। लेकिन हम इसको मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मैंने इसके बाद जब ये सारा देखा, जैसे मैंने आपको कहा है कि सारी चीज़ें मैंने देखी, 8 घंटे से मैं इसको देख रहा था, तो मैं इस सारे के सारी हलवाई का जो काम है ना, इसमें से मैं आपको 4 आने का एनालिसिस निकाल के दूँगा। मैंने इसको कंपेयर किया कि अमेरिका की जो पैसिफिक कमांड है, इंडो पैसिफिक कमांड है, उसका इंडिया के साथ किस किस्म की कोऑपरेशन है, और अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, उसकी पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ किस किस्म की कोऑपरेशन है। इसी तनाज़ुर में आप समझ सकते हैं कि उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। मुझे समझ आई कि बावजूद इन तमाम एग्रीमेंट्स के, जिनका मैंने एक सरसरी सा ज़िक्र किया है, जो गुज़श्ता 25 बरस से अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान हो रहे हैं,
امریکا کی جو پیسیفک کمانڈ ہے، جو انڈو پیسیفک کمانڈ ہے، اس کا اور انڈیا کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے، اس کے درمیان میں اس قسم کا میننگ فل ریلیشن شپ پریکٹیکل سینس میں ڈیولپ نہیں ہو سکا جس طرح سے سینٹرل کمانڈ کا پاکستان کی ملٹری اور جی ایچ کیو کے ساتھ ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں نے بڑے گھنٹے لگائے اس کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس کی جو پرنسپل بتائی جاتی ہے، یہ سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد سینٹ کام اور پاکستان کی ملٹری جو ہے، ان کے بہت سے آپریشن مرج ہو گئے۔ اس میں 2-3 ٹرمز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں۔ ون از دا فیوژن، دی ادر از انٹیگریشن، اور تیسری چیز ہے آپریشن روم اور ٹارگیٹنگ۔ یعنی پاکستان کی ملٹری اور سینٹ کام کے درمیان میں آپریشنل لیول پہ جو کوآرڈینیشن ہوئی، جس میں نہ صرف یہ کہ جنرل لیول پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں راولپنڈی کے اندر یا مڈل ایسٹ کے ڈفرینٹ سینٹرز کے اندر، بلکہ جو جونیئر آفیسرز ہیں، میجرز اینڈ کرنلز، وہ بھی پاکستان آرمی کے جو کمانڈ سینٹرز ہیں یا جی ایچ کیو ہیں، ایون کور ہیڈ کوارٹرز میں ان یونیفارم جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں۔ یعنی کیٹیگوریکلی میں نے بہت سے ڈیفنس جرنلز دیکھتا چلا گیا میں، اور یعنی ہندوستان میں اگر انڈیا امریکہ کے ملٹری آفیشلز جو ہیں، ان کی پریزنس یا اٹیچرز کی پریزنس امریکہ کے ان کے ڈیفنس مشنز میں یا ان کی ایمبیسیز تک ہوتی ہے، تو پاکستان میں ان کی بڑی وائڈ اسپریڈ پریزنس ہو سکتی ہے جی ایچ کیو میں، کور ہیڈ کوارٹرز میں، اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے اندر پریکٹیکل وہ ایک طرح سے کمانڈ اینڈ ٹارگیٹنگ کا حصہ ہیں ڈرون سٹرائکس کے اندر، افغانستان کے آپریشنز کے حوالے سے۔ تو ایک بہت ہی ہائی لیول انٹیمیٹ ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ جو ہے وہ سینٹ کام میں اور پاکستانی ملٹری میں ایگزسٹ کرتا ہے، جو پیسیفک کمانڈ اور انڈیا کے درمیان میں کبھی بھی کریٹ نہیں ہو سکا۔ یہ سب کچھ جب میں دیکھ رہا تھا تو میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی چیز اس میں دیکھی۔ اچھا، اس میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھتے دیکھتے جب یہ سارا دیکھ رہا تھا تو مجھے سمجھ آئی کہ جب 4 دن کا کلیش ہوا مئی 2025 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، تو سینٹ کمان نے نیچرلی پاکستان کی ملٹری کو اپنے انفلوئنس یا اپنے سٹرکچر کے ایک بڑے وائٹل ایلائی کے طور پہ دیکھا، اور یہ سینٹ کام ہی ہے یا امریکہ کے انسٹیٹیوشنز ہی ہیں پرنسپلی طور پہ، اپارٹ فرام دی ادر جو ریلیشن شپ ڈیولپ کیا پاکستان کی ملٹری نے ڈونلڈ ٹرمپ تک، جنہوں نے امپریس اپون کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے اوپر کہ ساؤتھ ایشیا میں ایک نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ہے۔ اصل میں وہ تھا یا نہیں، وہ ایک الگ کنٹروورسی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر امپریس اپون کیا کہ آپ کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے، تو وہ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے بٹوین دا سینٹ کام اینڈ پاکستانی ملٹری۔ اس ساری سچویشن کے درمیان میں نے اور بھی پھر جب میں چیزیں دیکھ رہا تھا تو میں کرتا گیا ریسرچ کرتا گیا، تو میرے سامنے بہت سی ایسی ایویڈنس بھی آئی کہ جو مے کا آپریشن ہے اس میں پاکستان ایئر فورس نے، حالانکہ دوسری سائڈ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دن کے بعد ہندوستان کی بھی بڑی بہتر پرفارمنس تھی، لیکن جو ایریل کلیش تھا اس میں پی ایف کی جو ایک ڈومینیشن تھی، اس کے اندر جو لنک 17 ہے، جو پی ایف کے پاس ایک کوآرڈینیشن میکینزم تھا، میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں رائٹ ورڈ میں تھوڑا سا مزید اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو جو لنک 17 تھا، اس نے پی اے ایف کو فضاؤں میں، ہوا کے اندر پی اے ایف پاکستان ایئر فورس کے جو ایریل پلیٹ فارمس تھے، جو نمبر میں بہت تھوڑے تھے، غالباً صرف 45 ایریل پلیٹ فارمس تھے ویز 125 آن دی انڈین سائڈ، ان کو جو ایک ایج حاصل تھا وہ لنک 17 کا تھا، جس نے ان کو بہتر سچویشنل اویئرنیس ایس اے پرووائڈ کی۔ اب لنک 17 کیا ہے اور اس کا اس اسپیشل ریلیشن شپ سے جس کی میں بات کر رہا ہوں کیا تعلق؟ جب امریکہ نے پاکستان کو نان نیٹو میجر ملٹری ایلائی ڈکلیئر کیا، تو F-16 کے ساتھ پاکستان کو جو لنک 16 بھی ملا امریکہ کا، جو یہ سچویشنل جس کا تعلق کوآرڈینیشن سے ہے کہ کیسے ایریل پلیٹ فارم، ریڈار سسٹم، سرویلنس سسٹم یعنی ایویکس اینڈ F-16 اینڈ ڈفرینٹ ریڈار سسٹم آپس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں۔ امریکہ نے، خیر میں نے ریسرچ کی اس سے پہلے میرے ذہن میں تھا کہ شاید امریکہ نے پاکستان کو لنک 17 بھی دیا ہوگا، لیکن نہیں، امریکہ نے پاکستان کو لنک 16 سے آگے کچھ نہیں دیا۔ یہ اور بات ہے کہ انڈیا کے پاس لنک 16 کی طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، اور جو اپیشی اٹیک ہیلی کاپٹرز یا جو بھی پلیٹ فارمز امریکہ سے ہندوستان نے حاصل کیے، چونکہ ہندوستان ایک نان نیٹو میجر ایلائی نہ بننا چاہتا نہیں تھا، امریکہ چاہتا تھا کہ ہندوستان ایک نان نیٹو میجر ایلائی بن جائے، لیکن انڈیا فار اٹس پولیٹیکل ریزن کبھی بھی اس اسٹیٹس میں کیٹیگری میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ اس کیٹیگری میں نہیں تھا تو بہت سی ایسی ریسٹرکشنز تھیں کہ اس کو اس قسم کا سافٹ ویئر یا اکوپمنٹ جو ہے ہائی سوفیسٹیکیٹڈ اینڈ اکوپمنٹ نہیں ملا۔ بہرحال پاکستان کو جو ملا لنک 16 ملا،
اس کو پاکستان نے خود سے، پاکستان ایئر فورس نے، بیکاز پاکستان ایئر فورس کا ویسٹرن ایئر فورسز کے ساتھ ایکسپیرینس بھی تھا بہت دیر کا، اینڈ چائنیز ہیلپ اینڈ کچھ سویڈش اکوپمنٹ یا ٹیکنالوجی کو یوز کرتے پاکستان نے اپنا لنک 17 جو ہے وہ ڈیولپ کیا. اور لنک 17 جب کلیش ہوا 7 مئی کو، تو لنک 17 کی وجہ سے پاکستان کے جتنے بھی ایریل پلیٹ فارمس تھے، خواہ وہ فرینچ میڈ تھے یا چائنیز میڈ تھے یا امریکن میڈ تھے، اور جو پاکستان کے ریڈار سسٹم اور سرویلنس ایویکس اور اس قسم کے سارے پلیٹ فارمس تھے، یہ سب آپس میں افیکٹولی کوآرڈینیٹ کرتے تھے. پلس کہتے ہیں کہ اباؤٹ مور دین 40 چائنیز، 40 شاید نہ ہوں لیکن میں نے 44 کا بھی فگر دیکھا، چائنیز سیٹلائٹس جو ہیں، جو ڈیفنس سیٹلائٹس ہیں، ان کی جو فیڈ اور انفارمیشن تھی وہ اس لنک 17 کے ذریعے پاکستان کے جو ایریل پلیٹ فارم تھے یا جہاز تھے، جو کمبیٹ فائٹرز تھے، ان کے پاس یہ انفارمیشن آ رہی تھی. آن دی ادر سائڈ انڈینس کے جو 125 تھے، اس میں سے صرف 36 رفیل ایسے تھے جن کے پاس، اسے کہتے ہیں ایسا ہی کہتے ہیں، جو پہلے جو ریڈار سسٹم پرانے والے تھے وہ پیسا تھے جو 1 یا 2 بیم پر سیکنڈ جنریٹ کرتے تھے. اب جو لیٹسٹ ہیں وہ ایسا ہیں، اور ایسا جو ہیں وہ بیسکلی اسٹینڈس فار ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکیننگ ارے. اور اس میں ملٹیپل، یعنی آپ 100 کے قریب ملٹیپل بیمز جو ہیں ریڈیو سگنل فریکوینسی آپ جنریٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی سچویشنل اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو پاکستان کے سارا کا سارا جو اکوپمنٹ تھا وہ ایسا اکوپڈ تھا، 45 کے 45 وہ بہتر انٹیگریٹڈ تھے، وہ دور تک دیکھ سکتے تھے، اور چائنیز سیٹلائٹ کی بھی ان کو مدد جو ہے وہ حاصل تھی. انڈینس کے پاس ایسا نہیں تھا. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈینس کے پاس جو 36 رفیل تھے، ان کے پاس تو ایسا سسٹم تھا، تو پھر رفیل کیسے گر گئے؟ اس پہ میں نے بڑا ٹائم لگایا سمجھنے کے لیے. پاکستان ایئر فورس نے یہ کلیم کیا تھا جب انہوں نے ایک بہت زبردست میجسٹک پریس کانفرنس کی تھی کہ 3 ان کے حساب سے رفیل گرے ہیں، جس کا الیکٹرانک سگنیچر جو ہے، انہوں نے کہا کہ ہم الیکٹرانک سگنیچر سے ویریفائی کرتے ہیں. ایک جیگور گرا ہے، اور ایک انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے سکو ہائی 30 MKI جو ہے گرا ہے. یہ اور بات ہے کہ میں نے جب ساری ریسرچ کی کہ بہت سا ٹائم گزر چکا ہے، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ 2 رفیل گرے ہوں گے، ایک 2 SU-30 MKI گرے ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ جیگور گرا ہوگا. ایک رفیل زخمی ہونے کے بعد، انجر ہونے کے بعد اس نے کریش لینڈنگ کی ہے، لیکن وہ بھی شاید ناکارہ ہو گیا. ایک تو بالکل ہی جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو گیا. بہرحال یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ساری چیز تھی. اب اس کا نیٹ افیکٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نیٹ افیکٹ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو پورا ڈیفنس فریم ورک ایگریمنٹ جس کا بہت چرچا ہے، ہندوستان کی سائڈ سے بہت ایکسائٹمنٹ ہے، پاکستان کی سائڈ پہ کنسرن ہے، اس کا اگر بالکل ہی میں بازاری زبان میں بات کروں تو ٹھٹھو کا فرق نہیں پڑنے لگا پاکستان اور انڈیا کے ڈیفنس کے اس وقت کی سچویشن پہ، جو بیلنس آف پاور ہے ساؤتھ ایشیا میں. لیکن اگر آپ بہت پروفیشنلی بھی بات کریں تو امیجیٹ اس کا کوئی افیکٹ ایسا نہیں ہے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو ذرا نرمی سے ٹریٹ کرے گا، ہندوستان سے ڈر جائے گا. وہ ویسے جو ہندوستان ایکسرسائزز کر رہا ہے پاکستان کے بارڈرز کے اوپر، وہ زیادہ میٹر کرتی ہیں. میں کچھ مزید بھی کامنٹس اس کے حوالے سے کروں گا. لیکن اس کا لانگ ٹرم جو افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان میں ایک گروئنگ ڈیفنس کوآپریشن ہے. اچھا، اب یہ جو گروئنگ ڈیفنس کوآپریشن ہے، یہ ایک سٹیج سے آگے کیوں نہیں بڑھ پاتی؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیسیفک کمانڈ کی اور انڈین ملٹری ہائی کمانڈ کی کوئی ایسی کوآپریشن نہیں ڈیولپ کر سکی، کوآرڈینیشن ڈیولپ نہیں کر سکی، سینرجی ڈیولپ نہیں کر سکی، جیسے کہ سینٹ کام اور پاکستانی ملٹری. یہ ڈیولپ اس لیے نہیں کرتی کہ انڈیا کا ایک پولیٹیکل پرسپیکٹو ہے جس میں ہندوستان پوری دنیا کو ایک ملٹی پولیرٹی، یعنی ہندوستان ایک بائی لیٹرل ورلڈ آرڈر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ ان کا جو برین ویو ہے یا ان کا جو ایک اسٹریٹجک پیراڈائم ہے، یہ آج سے نہیں ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ یہ 90 برس پرانا انڈین تھنکنگ کا اسٹریٹجک پیراڈائم ہے، یعنی ہندوستان بننے سے پہلے. اب آپ کہیں 90 برس کہاں سے آ گیا؟ 1947 کو تو 77 برس ہوئے ہیں. پنڈت جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے فاؤنڈنگ فادرز میں بھی آتے ہیں، اور جو ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر بھی ہیں، جنہیں 17-18 برس تک ہندوستان پہ حکومت کی، پاپولر پرائم منسٹر تھے، جب وہ جیل میں تھے انگریزوں کی، اور انگریزوں کی جیل اس طرح کی نہیں تھی جیسے عمران خان کی جیل ہے، وہ خاصی کھلم کھلائی جیل ہی ہوتی تھی، بالکل ریسٹ ہاؤس ٹائپ. اور اس میں وہ کتابیں پڑھتے تھے. تو وہاں سے وہ اپنی بیٹی جس کی عمر 12-13 برس کی تھی، اندرا گاندھی، اس کو وہاں سے خط لکھتے تھے. ان خطوں کو بعد میں پبلش کیا گیا، ان کا نام رکھا گیا شروع میں لیٹرز ٹو اندرا، بعد میں گلمسز آف دا ورلڈ ہسٹری کے نام سے بھی ان کو کئی دفعہ پبلش کیا گیا. میرا خیال ہے ملینز آف اس کے ایڈیشن نکل چکے ہیں. اگر آپ نے وہ نہیں پڑھے تو آپ کو وہ پڑھنے چاہیے. وہ بڑا امپورٹنٹ لٹریچر ہے دنیا کا، اور خاص کر کے ساؤتھ ایشیا کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے، انڈین مائنڈ سیٹ. اس میں اس وقت ان کا کہنا یہ تھا کہ جو فیوچر دنیا بنے گی، اس دنیا میں صرف 4 پاور سینٹرز ہوں گے: ایک امریکہ، ایک رشیا، ایک ہندوستان اور ایک چائنا.
उस वक़्त उन्होंने यूरोप का उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि यूरोपियन यूनियन भी मारे से वजूद में आएगा। इस वक़्त की जो हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उनके लिखने वालों की, जैसे उनके इस वक़्त एस जयशंकर हैं, ये लोग दुनिया को एक 5 मल्टी पोलर सेंटर्स में देखते हैं, जिसमें से एक सबसे ताकतवर सेंटर अमेरिका है, एक चीन है, एक रूस है, एक यूरोपियन यूनियन है और एक हिंदुस्तान है। और वो ये समझते हैं, वो बेसिकली तौर पे थल्ले नहीं लगना चाहते अमेरिका के, जिस वजह से वो हर चीज़ के अंदर मिलिट्री डोमेन के अंदर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं। तो अगर उनकी मुलाकातें भी होती हैं पैसिफिक कमांड के हेड की और इंडियन मिलिट्री की, वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड किस्म की होती हैं। उनकी अगर एक्सरसाइजेज भी होती हैं तो वो उस नेचर की नहीं होती जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका की होती हैं। सो उनकी वो कोऑर्डिनेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अब आपको खासा समझ आ गया कि ठीक है, वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका की डिज़ायर ज़्यादा है, हिंदुस्तान की हमेशा डिज़ायर कम होती है। और जो मैंने देखा है उसमें ये समझ आई है कि ये जो 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क है, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रेड डील है जो अभी तक उनकी फाइनलाइज नहीं हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने हिंदुस्तान पे 50% ड्यूटीज़ ठोकी हुई हैं और अभी तक उसका हल नहीं है, और उसमें वो कहीं कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं असल में, रादर देन दिस डिफेंस फ्रेमवर्क थिंग। ये तो पहले ही गालिबन जुलाई अगस्त में इसने हो जाना था, इसकी बातचीत अरसे से हो रही थी, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है इंडिया के हवाले से या अमेरिका के हवाले से ज़्यादा होगी। लेकिन चूँकि ये ट्रेड डील का मसला पड़ गया, तो राजनाथ सिंह ने जो मीटिंग करनी थी पीट हेगसेक के साथ, वो नहीं हो सकी। इसी तरह से 2025 में क्वाड का जो समिट होना था, जो इस साल के शुरू में या फिर बाद में डिले होता गया, शायद उसको सितंबर में हो जाना चाहिए था, वो क्वाड का समिट भी आज तक नहीं हो सका। इनफैक्ट 2024 में भी क्वाड के समिट ने हिंदुस्तान में होना था, लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन की ख्वाहिश में उनके होम टाउन पे वो समिट हुआ, और हिंदुस्तान से ये एग्रीमेंट हुआ था कि अगले साल का जो समिट होगा उसमें उस वक्त अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट होगा, वो कमाला हारिस हों या डोनाल्ड ट्रंप हों, वो हिंदुस्तान आएंगे, और फिर वो भी मीटिंग नहीं हो सकी। तो जो एक्चुअल चीज़ उनके दरम्यान में फंसी हुई है वो ट्रेड है, वो डिफेंस कॉपरेशन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको 4 आने बहुत अच्छे जो हैं अपने 8 घंटे में से निकाल के दे दिए। अब इसी 24-36 घंटे में हिंदुस्तान को जो बहुत बड़ा झटका लगा, वो है जब डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की है साउथ कोरिया में। और उस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप, अब जिस तरह से पुतिन के शहर में थे, वो उनको लगता था कि उनसे बड़ा मेरा यार कोई नहीं, इस वक्त उनको लग रहा है कि शी जिनपिंग से ज़्यादा बेहतर आदमी कोई नहीं है, और उन्होंने वहाँ से वापसी पे निकलते हुए एक नई टर्म का भी इस्तेमाल कर दिया। हाँ, पहले तो ये हुआ कि चीन के ऊपर एग्रीमेंट हो गया कि जो ड्यूटीज़ पहले 100%, 50%, 100% और 250% और 150% की बात हो रही थी, वो अब 47% हो गई। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर चीन पे 47% ड्यूटीज़ हो गई हैं, और हिंदुस्तान जो बेचारा एलाई है मल्टी स्ट्रेटेजिक किस्म का, उस पे 85% ड्यूटीज़ हैं, तो ज़ाहिर है कि हिंदुस्तानियों में खासी इस हवाले से परेशानी है। क्योंकि प्रोफेशनल एनालिसिस ये कहता है कि सूनर और लेटर हिंदुस्तान और अमेरिका में भी एक एग्रीमेंट हो जाएगा, जिसमें हिंदुस्तान पे ड्यूटीज़ कहीं 19% या 20% के ऊपर, या 20% के करीब आके जो है वो ठहर जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया से वापस जाते हुए एक नई टर्म का कह दिया चीन और हिंदुस्तान के हवाले से, G2, यानी ग्रुप ऑफ टू और ग्रेट टू। अब ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 10, ये तो G20, G7, G10, ये सब चीज़ें आप सुनते चले आए हैं। क्वाड को भी अब G4 कह सकते हैं। ये G2 की टर्म जो है वो एक दफ़ा पहले चाइनीज़ ने यूज़ करनी चाहिए थी, बराक ओबामा के ज़माने में, जब हू हिंताओ के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली ये टर्म इस्तेमाल नहीं हुई, और फिर बराक ओबामा के होते भी चीन और अमेरिका के दरम्यान में खासी टेंशन और डिफरेंसेस जो हैं वो बढ़ते चले गए, और ये मामला जो है ख़त्म हो गया। अब ये जो G2 की टर्म है, ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया, वही वाली बात जो मैंने आपको पहले कही है कि दुनिया में 2 चौधरी हैं, एक अमेरिका और एक चीन। ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी, हिंदुस्तान के हिसाब से ये G5 हो सकते हैं, 5 ग्रेट पावर्स, ठीक, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये उनका पुराना विजन है। तो इस तनाजुर में, ये जो मैंने आपके सामने सारा रखा है, इस तनाजुर में ये जो 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क है, इसकी भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अहमियत को आप समझ सकते हैं। यानी अगर तो उनका ट्रेड इंटीग्रेशन आगे बढ़ती है, बाकी चीज़ें बढ़ती हैं, तो फिर डिफेंस फ्रेमवर्क की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। अच्छा, अब जो मैं सारी रिसर्च कर रहा था, तो मुझे समझ आई कि जो हिंदुस्तान की त्रिशूल की एक्सरसाइज है, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने कहता हूँ ना कि मैं मुसलसल मुस्लिम हिस्ट्री का रिव्यू कर रहा हूँ, हालांकि मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मेरे जो बहुत से गैप्स हैं, बहुत से मिसिंग एरियाज़ हैं, 9th सेंचुरी में क्या हुआ था, 15th में क्या हुआ था, 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, फिर इधर क्या हुआ, फिर ईरान में क्या हुआ, इजिप्ट में, तो मैं उन गैप्स को फिल कर रहा हूँ ताकि एक मुकम्मल इंटेग्रेटेड सिंक्रोनाइज माइंड में मेरे एक फ्रेमवर्क हो मुस्लिम हिस्ट्री का। अब इंडियंस को जो एरियल कॉम्बैट में उनको उनको झटका लगा,
7 मई 2025 को। उसके बाद से जो गुज़श्ता 5 महीने गुज़रे हैं, वो उसमें मसलसल अपनी उन वीकनेसेस और डेफिशिएंसीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं। तो ये जो थ्रेशोल्ड की उनकी 20 से 25 हज़ार की सोल्जर्स की, सर्विसमैन के साथ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज़ है पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर, जिसमें उनके 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 प्लेन्स भी हैं, उनके टैंक्स भी हैं, उनमें सर्विलेंस प्लेन्स भी हैं, नेवी भी है। ये बुनियादी तौर पे वो अपनी पूरी इंटीग्रेशन और इंटरऑपरेबिलिटी जो है डिफरेंट फोर्सेस की और उनके सिस्टम्स की, उसको भी यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, ये तो इंडिया का बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने पूरे 24-25 मिनट ही इसके ऊपर लगा दिए, अल्लाह मुझे माफ़ करे इस हिसाब से। अब क्विकली इस चीज़ के ऊपर आएँ कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की पोज़ीशन क्या है? अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की 3 किस्म के सोर्सेस कोट किए जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स, एक इनविजिबल अननोन सिक्योरिटी के ज़राए, और तीसरा इसे कहते हैं तीसरा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। तीनों का कॉमन बेसिकली मैसेज ये है कि जो कुछ भी इस्तांबुल में हुआ है, हमने बड़ी मेहरबानी की है तुर्की और कतर के ऊपर, हमें अफ़गान तालिबान के ऊपर बिल्कुल भी एतमाद या ट्रस्ट वगैरह नहीं है। ये एक टेम्परेरी फेज़ है, अगर ये चीज़ें ना रुकीं तो हम किसी किस्म का भी एक्शन जो है वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। और 6 नवंबर तक, मतलब ये एक तरह से समझें कि ट्रूस और सीज़ फायर है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन नए आए हैं, ताहिर अंदराबी साहब, खासे इंटेलेक्चुअल किस्म के हैं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये जो कुछ भी टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने स्टेटमेंट इशू की है, इसको आप किताब ना समझें, इसको किताब का प्रेफेस समझें। बिकॉज़ उनसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इसमें टीटीपी का ज़िक्र नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसे ही एक साहब में कवर है, असल जो एकॉर्ड है बिटवीन तुर्की, कतर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वो इससे एक्चुअली बहुत डिफरेंट है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया कि जो नवंबर 6 की मीटिंग होगी इस्तांबुल में, उसमें पाकिस्तान के प्रिंसिपल्स कौन होंगे? क्या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जाएँगे? क्या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे जाएँगे? बिकॉज़ जो पिछला 5 दिन का सब कुछ हुआ है, उसमें तो पाकिस्तान की सिर्फ़ आईएसआई के ऑफ़िसर्स जो हैं, वो गए हुए थे। अब इसमें ये देखें कि मोहतरमा, ये वो सारा कॉन्टेक्स्ट है, इसमें अब आ जाएँ पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आफरीदी साहब की कैबिनेट के जो मेंबरान हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी सख्त और असर्टिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, जो रानी हैं पंजाब की, उनकी हुकूमत ने अब बाकायदा ऐलान कर दिया है कि इमरान खान के जो 11 के 11 केसेस हैं मई 9 के हवाले से, वो सारे के सारे अडयाला जेल से वाया वीडियो लिंक रावलपिंडी की एक एटीसी में सुने जाएँगे। यानी कि इमरान खान का अदालत जाने का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाकायदा ऑर्डर्स वगैरह जो हैं वो इश्यू हो गए, और इसके लिए वो एक एटीसी से फ़ैसला, एक एंटी टेरर कोर्ट के जज साहब से फ़ैसला भी वो ले चुके हैं। अब ज़हन में रखिए कि ये 2023 और 24 में 3 दफ़ा पहले भी ये कोशिश की जा चुकी है, लेकिन हर दफ़ा हाई कोर्ट की इंटरप्शन और चैलेंज की वजह से इस पे अमल दरामद नहीं हो सका। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि ये सुहेल आफरीदी साहब की क्या स्ट्रैटेजी है, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबार अकरम बरार की क्या स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्वोक करते हुए वो इस प्रोसेस में को रोक सकें, ताकि इमरान खान का ट्रायल कम अज़ कम अदालत के लेवल पे हो। मैंने इमरान खान के अडयाला जेल की उनकी जो एक मसलसल नज़रबंदी, उनकी जो जेल में है वो 2 बरस और 3 महीने से, इसके हवाले से मैंने एक कमेंट बड़ा डिटेल्ड पिछले व्लॉग में किया था। मैं बहुत सी चीज़ें शायद समझा नहीं सका, मैं इसके हवाले से इंग्लिश में एक डिटेल्ड आर्टिकल और एनालिसिस लिखूँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसको फिर मैं इस यूट्यूब के साथ भी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी एक और चीज़ को देखिए कि मुनीब फ़ारूक साहब जो हैं, जहाँ मरियम नवाज़ साहिबा का ज़िक्र हुआ, वहाँ पे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुनीब फ़ारूक जो हैं, जिनको मुख्तलिफ़ लोग उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से उनका ज़िक्र करते रहते हैं बहुत से लोग। मुनीब फ़ारूक साहब ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट अमेंडेड है 2024 के नवंबर में जो अमेंडमेंट हुई थी, उसकी उन्होंने स्क्रीनशॉट या तस्वीर साथ लगाई है, और उसको उन्होंने हाईलाइट किया है उसके पैराग्राफ 2 को, जो ये कहता है कि ये आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई है, इसको ये तसव्वुर किया जाएगा कि ये हमेशा से इस तरह ही थी, और ये वही तरमीम है जिसमें आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत जो है, उसे 3 बरस से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। उसके ऊपर मुनीर फ़ारूक साहब ने ये लिखा है कि अब इसमें कोई अभाम नहीं है, ये सारे लोग जो बार-बार कहते हैं बुनियादी तौर पे कि नोटिफ़िकेशन किधर है, नोटिफ़िकेशन किधर है, ये तो पहले कानून बन चुका है। ये तो इसमें कोई सवाल जो है उठता ही नहीं है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जो हैं आसिम मुनीर साहब, फ़ील्ड मार्शल साहब, वो 2027 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, इससे आपको कम से कम 2-3 चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ तो आपको ये पता चलती है कि मुनीर फ़ारूक जनरल आसिम मुनीर के मुकाबले में शरीफ ख़ानदान के ज़्यादा करीब हैं। यहाँ से ये चीज़ इसको कहते हैं लिटमस टेस्ट, क्योंकि शरीफ ख़ानदान का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये है कि उनको नया नोटिफ़िकेशन इश्यू ना करना पड़े, और एक अभाम और गैर यकीनी की सूरत हाल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से रहे,
आगे, जिसमें वो 2027 तक कंटिन्यू भी करें, लेकिन उनके सर पे तलवार लटकती रहे कि आप मज़ीद 2 बरस के लिए हैं और आपको आगे 2027 के नवंबर के बाद आपके फ्यूचर का फिर फैसला होना है। तो आप अगर हमारे साथ अच्छे रहेंगे, तो हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, तो उस वक़्त हो सकता है कि हम आपको एक नई मुद्दत मुलाज़मत जो है 5 साल की दे दें। अब जनरल आसिम मुनीर का अगर आप स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट देखें, पर्सनल इंटरेस्ट, तो उनको एक नोटिफ़िकेशन चाहिए रीअपॉइंटमेंट का पूरे 5 साल का, ताकि वो अभी से 2030 के लिए आर्मी चीफ बन जाए। लेकिन शरीफ खानदान के पर्सपेक्टिव से अगर उनको वो 5 साल का कार्ट ब्लांश ओपन चेक अभी दे देते हैं, तो फिर हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर शरीफ खानदान को ही हटाएँ और पूरा पावर सिस्टम के अंदर नई तब्दीली कर दें। जैसा कि लोग कहते हैं कि मोहसिन नकवी आ सकते हैं, जैसे लोग समझते हैं कि बिलावल आ सकते हैं। तो ये वो कशमकश है जो मुनीफ फारूक के इस बहुत ही इनोसेंट किस्म के ट्वीट का जब आप डॉट कनेक्टिंग एनालिसिस करते हैं, तो आपके सामने ये सिचुएशन जो है वो बड़ी खुल के आ जाती है। मैंने बड़ा टाइम ले लिया, इतना ही, फिर आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।